हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं कि ये एमएसएमई के विषय में। ये एमएसएमई होता क्या है, इसकी क्या डिफिनेशन है, क्या इसमें बेनिफिट मिलते हैं और गवर्नमेंट जो है आज की डेट में इतना क्यों इसको प्रोत्साहित कर रही है, कैसे एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। तो आइए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों, जैसा यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एमएसएमई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। जी हाँ, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। यहाँ पे ईएस लगा है यानी इंटरप्राइजेस, यानी कई सारे उद्योग, क्योंकि इसके अंदर करीब 6,500 उद्योगों को लिया गया दोस्तों। तो इस चीज को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि एमएसएमई सेक्टर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है और इसमें जो नए नए उद्यमी आ रहे हैं वो इसमें अच्छा खासा बेनिफिट इस एमएसएमई सेक्टर के अंदर उठा रहे हैं। और गवर्नमेंट जो अपनी भारत सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार है, वो इस एमएसएमई सेक्टर को बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है दोस्तों। क्योंकि आज की डेट में नौकरी देना हर किसी के लिए जो है कि प्रत्येक लोगों को नौकरी दे, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये संभव नहीं है। तो लोग अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करें, स्वयं का रोजगार स्टार्ट करें, उसके लिए जो एमएसएमई सेक्टर है ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि एमएसएमई कैसे काम करता है और इसमें कैसे हमको लाभ मिल सकता है, यानी इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है, क्या पूरा प्रोसेस है, उसकी जानकारी डिटेल से दे। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएसएमई है क्या। ऐसे उद्योग जिनको स्थापित करने के लिए, यानी जिनको चालू करने के लिए बहुत ज्यादा रुपयों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कम रुपयों में ही ऐसे उद्योग स्थापित हो जाते हैं, उनको एमएसएमई उद्योग के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे कि हमारे जो उद्योग होते हैं, ये पैक फूड हो गया, फल हो गया, सब्जी किराना हो गया। पैक फूड की बात करते हैं तो जैसे पैक फूड में जो आपका आटा भी आजकल पैक में बिकता है, और आपका तेल हो गया, कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, यानी कई तरीके के बच्चों के आइटम खाने पीने के होते हैं, पैकेट के अंदर जो बन के आते हैं, तो उनमें पैक फूड हो गया, और फल हो गया, सब्जी किराना हो गया। किराना में आपका बहुत सारे आइटम आ जाते हैं, चाय, चीनी और जो घर गृहस्थी में लगने वाले सामान होते हैं वो सारे किराना के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये आपका होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, और आपका मिल्क हो गया। मिल्क में चाहे कोई भी मिल्क हो, अमूल हो, पराग हो, नमस्ते इंडिया हो, कोई भी अमूल हो, कोई भी चीज हो। मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, पशु पालन हो गया, और आपका जो ये लेदर अथवा चमड़ा उद्योग होता है ये भी आपका जो है एमएसएमई के अंतर्गत आता है। और बढ़ई हो गया, कारपेंटर हो गया, लैब जांच घर यानी जहाँ पे शरीर के बॉडी की जांच होती है, टेस्ट वगैरह वो होते हैं, वो सब एमएसएमई में आता है। फोटो कॉपी हो गया, जनसेवा केंद्र हो गया, जो जनसेवा केंद्र बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो लोग आ जाते हैं इस एमएसएमई के अंतर्गत दोस्तों। और इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, बहुत तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा इत्यादि जो भी इलेक्ट्रॉनिक है पूरा कुछ सब कुछ जो है एमएसएमई में लिया जाता है। किताबें हो गई, जो आपकी बुक्स होते हैं, इनसे संबंधित कोई भी व्यवसाय है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो, आपका इसी एमएसएमई में आता है। और मिल हो गया दोस्तों, जैसे आप किसी भी तरीके की मिल लगाते हैं, मान लिया आटा मिल लगाते हैं, तेल मिल लगाते हैं, राइस मिल लगाते हैं, तो वो सारी कुछ चीजें जो है इसमें एमएसएमई के अंतर्गत आ जाता है। मोटर वाहन हो गया, साइकिल हो गया आपका दोस्तों, फर्नीचर इत्यादि। फर्नीचर में आप जैसे कुर्सी में तखत, दरवाजा या अन्य कोई तरीके की सामग्री आप बनाते हैं लकड़ी की, तो वो फर्नीचर के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों, कहने को ये प्रमुख चीजें हमने आपको, जो प्रमुख उद्योग है, प्रमुख उत्पाद हैं जो अमूमन डेली ज्यादा यूज किए जाते हैं, उनकी जानकारी हमने आपको दी। करीब 10, 15, 20 जो प्रोडक्ट है उनकी जानकारी हमने दे दी है। अदरवाइज इसके अंदर करीब 6,500, जी दोस्तों, 6500 प्रोडक्ट को लिया गया है, यानी 6500 प्रोडक्ट में उत्पाद जो एमएसएमई के अंतर्गत गवर्नमेंट ने शामिल किया दोस्तों। तो बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़े पैमाने पर जो है आप काम कर सकते हैं, अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि लिमिटेशन के बारे में, क्या लिमिट होगी माइक्रो और स्मॉल की और मीडियम की। यानी माइक्रो का मतलब होता है जो अति सूक्ष्म होता है, और जो स्मॉल होता है यानी जिनको हम लघु उद्योग के नाम से जानते हैं, और जो मीडियम कैटेगरी के उद्योग होते हैं जिनको हम मध्यम उद्योग कहते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, यानी एमएसएमई का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज, यानी 3 तरीके के जो सेक्टर होते हैं, 3 तरीके के जो उद्योग होते हैं,
उनको हम कैसे पहचाने कि ये एमएसएमई का है या ये आपका मीडियम का है या माइक्रो का है, तो उसकी डिफिनेशन, उसको उसका जो क्राइटेरिया उसको समझ लेते हैं। दोस्तों पहले 2006 तक जो नियम था, तो माइक्रो के अंतर्गत लगभग जो 25 लाख का जो आपका इन्वेस्टमेंट आता था वो जो है अपना माइक्रो के अंदर आता था, और स्मॉल के अंदर 5 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट आपका होता था, यानी 5 लाख तक का 5 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है अगर आपका है तो वो स्मॉल कैटेगरी के अंतर्गत आता था। और वहीं पे जो है 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, यानी 10 करोड़ की लागत से अगर आप कोई व्यवसाय, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री अपनी खोल रहे हैं, उसमें 10 करोड़ की लागत आई है, तो उसमें आपको मीडियम के अंतर्गत रखा जाता था। लेकिन दोस्तों अब इसको जो है, इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है दोस्तों। जैसे वर्तमान में जो है इसका क्या क्राइटेरिया है, कितने तक का इन्वेस्टमेंट स्मॉल में, माइक्रो में, मीडियम में आएगा दोस्तों, तो इसको आप देख लीजिए दोस्तों। जैसे हमारा जो है पहले था 25 लाख का माइक्रो में, अब लेकिन अब माइक्रो के अंदर, यानी जो माइक्रो है मतलब बहुत ही बिल्कुल छोटा सा कारोबार होता है। पहले 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट को इसमें लिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर 1 करोड़ रुपए इसकी लिमिट बढ़ा दी गई, यानी 1 करोड़ तक रुपए की लागत से चालू होने वाला व्यवसाय कोई भी हो, वो उसका बशर्ते जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ सालाना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 करोड़ सालाना का टर्नओवर है और 1 करोड़ की लागत से आपके व्यवसाय, आपकी कंपनी है, आपका व्यवसाय स्टार्ट हुआ, तो उसको माइक्रो में ही लिया जाएगा। और अगर आपकी मान लिया 10 करोड़ तक की लागत से आपका व्यवसाय स्टार्ट हुआ है, यानी कोई भी काम आप स्टार्ट किए हैं उसमें 10 करोड़ की लागत आई है, और उस व्यवसाय से जो आपका सालाना जो टर्नओवर है वो करीब करीब 50 करोड़ रुपए तक का आता है, तो उसको स्मॉल के अंतर्गत लिया गया, यानी स्मॉल कैटेगरी के अंतर्गत लिया गया है। ये हम बिल्कुल लेटेस्ट की जानकारी बता रहे हैं कि यानी माइक्रो के अंदर अब 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट की जो कंपनी है उसको लिया जाता है, और जो स्मॉल के अंदर है 10 करोड़ तक का अगर इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है तो उसमें यानी 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर जो आपका हो रहा है 50 करोड़ के नीचे होना चाहिए। तो ऐसी मिलों को, ऐसी कंपनियों को हम स्मॉल कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं आज की तारीख में दोस्तों। और जो मीडियम कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं, तो मीडियम कैटेगरी में 20 करोड़ रुपए, जी हाँ 20 करोड़ रुपए तक का जो आपका इन्वेस्टमेंट है कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए, कोई भी यूनिट शुरू करने के लिए, अगर आपका 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट उसमें जा रहा है तो आप मीडियम कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और आपका सालाना जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ यानी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका लेन देन है, सालाना टर्नओवर है, वो 100 करोड़ रुपए के अंदर होना चाहिए। तो ये कुछ कैटेगरियां हैं जिसको आप अपने दिमाग में अवश्य रखें, जिससे ये डिफाइन हो पाएगा कि माइक्रो के अंदर माइक्रो कौन सी कंपनी है, स्मॉल कौन सी है, मीडियम कौन सी है। इन सब चीजों को हम इस लागत के अनुसार और टर्नओवर के अनुसार, इसके हिसाब से हम डिफाइन कर पाएंगे कि ये कौन सी कंपनी है, माइक्रो है, स्मॉल है या हमारी मीडियम की है। दोस्तों इसको अपने माइंड में आप लोग अवश्य। तो दोस्तों अभी तक आप ये समझ गए हैं कि ये माइक्रो जो बिजनेस है या स्मॉल है, मीडियम है, इसके अंतर्गत कितने तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो आता है, इसकी जानकारी आपको हो चुकी है। और जो प्रमुख उद्योग है एमएसएमई के अंतर्गत, उनकी जानकारी हमने आपको दी है। अब आइए जान लेते हैं कि ये जो एमएसएमई है इसके अंतर्गत हमको लाभ क्या मिलने वाला है, क्या बेनिफिट मिलेगा अगर हम एमएसएमई के अंतर्गत अपना व्यवसाय चालू करते हैं, यानी अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सबसे प्रमुख लाभ होता है वो बैंक लोन होता है, यानी जो भी बैंक के अंतर्गत आप अपने बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं, फाइल अपनी लगाते हैं, तो वहाँ बड़े आसानी से आपको बैंक लोन पास हो जाता है, क्योंकि जो उसकी गारंटी होती है वो कहीं न कहीं सरकार स्वयं लेती है। यानी सरकार कहती है कि इनको आप लोन दे दीजिए, ये अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे आपका जो लाभ में है, पहले नंबर पे बैंक लोन आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, और ब्याज दर में बहुत कम, यानी जो ब्याज दर रहेगी, इंटरेस्ट रेट रहेगा इस लोन का, उसमें काफी रियायतें आपको मिलेगी, यानी बहुत ही कम ब्याज दर आपको देना पड़ेगा अगर आप एमएसएमई के अंतर्गत लोन लेते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आपको बैंक का जो ब्याज दर है बहुत कम देना पड़ेगा दोस्तों, और जो इसका बेनिफिट है, लाभ है, वो टैक्स में छूट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत अपना व्यवसाय चलाते हैं और करते हैं, और उसमें जो भी आप प्रॉफिट गेन करते हैं, प्रॉफिट आप कमाते हैं, उसमें आपको बहुत ही कम जो है टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। जैसे मान लिया जो बड़ी कंपनियां हैं एमएसएमई के बाहर, यानी जैसे लार्ज कंपनियां होती हैं, लार्ज कंपनियों में आपने देखा होगा, जैसे मान लिया
क्रूड रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी की जो होती है, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो उनमें जो भी इनकम होती है उसमें लगभग 30%, जी हाँ, जो भी प्रॉफिट होता है 30% प्रॉफिट का हिस्सा गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले लेती है बड़ी कंपनियों से, यानी लार्ज कंपनियों से। लेकिन अगर आपका व्यवसाय एमएसएमई सेक्टर के अंदर है और तो आपको बहुत ही कम जो है यहाँ पे इंटरेस्ट आपको बहुत ही कम टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी श्रेणी जो है, आपकी कैटेगरी माइक्रो वाली है, तो आपको करीब करीब 8% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर आपकी कैटेगरी स्मॉल की है तो स्मॉल के अंतर्गत आपको करीब 10% का टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। और अगर आप मीडियम यानी मध्यम कैटेगरी के आते हैं तो आपको करीब 12% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यानी टैक्स में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिफरेंस है, कहाँ 12%, 10%, 12%, कहाँ 30%, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये डिफरेंस होता है। यानी कहीं ना कहीं सरकार जो है एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा ही सेक्टर है। इस सेक्टर से देश के कई नौजवानों को, कई हजार, कई लाखों, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलता है, इसलिए इसको ये बढ़ाना चाहती है दोस्तों। तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको टैक्स में छूट के रूप में दोस्तों मिलता है। और जो दोस्तों चौथे नंबर पे है, आपका जो लाइसेंस होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, अगर आपका कारोबार, आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत स्थापित किया गया है तो उसके लिए आपको लाइसेंस के लिए बहुत ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जैसे कि अन्य कारोबार में होता है, बड़े बड़े उद्योगों में होता है कि लाइसेंस बनवाने के चक्कर में कई हजार, कई लाखों रुपए आपको खर्च करने पड़ते आते हैं। हो सकता है 2-4 महीने, 6 महीने या साल भर तक का समय भी आपका जा सकता है लाइसेंस बनवाने में। तो दोस्तों अगर आपका व्यवसाय एमएसएमई सेक्टर का, तो आपको लाइसेंस के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। बड़े आसानी से, बड़े आराम से और बहुत ही कम समय में आपका लाइसेंस बनवा दिया जाता है। यानी सरकार जो है खुद कहीं ना कहीं निर्देशित करती है कि जो भी एमएसएमई के कारोबारी, बिजनेसमैन आए या छोटे कारोबारी हैं, उनका काम प्रथम वरीयता के साथ होना चाहिए। तो आपका लाइसेंस बहुत आसानी से बन जाने वाला है। और वरीयता दोस्तों, गवर्नमेंट जो है आपका उद्योग जो एमएसएमई के अंतर्गत है उसको बहुत ज्यादा वरीयता देती है। यानी अगर कहीं छोटे मोटे फॉल्ट हो जाते हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो ज्यादा कोई आपके ऊपर पेनल्टी या बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर गवर्नमेंट प्रशासन की तरफ से नहीं किया जाता है, क्योंकि आप छोटे उद्योग व्यवसायी होते हैं, कहीं ना कहीं अनुभव की कमी भी होती है। तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन भी प्रदान किया जाता है कि आप किसी तरीके से स्टैंड हो सकें। तो आपके जो व्यवसाय है, कारोबार, उसको काफी ज्यादा वरीयता भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है दोस्तों हमारा जो अगला नंबर का जो बेनिफिट मिलता है एमएसएमई के अंदर, वो ये होता है एनजीटी। जी हाँ, एनजीटी को जो है हम फुल फॉर्म क्या कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जी हाँ, जिसको हम एक जो है पर्यावरण से संबंधित संस्था होती है। और अमूमन जब कोई कारोबार लगाया जाता है, कोई भी इकाई, कोई भी कंपनी, फैक्ट्री लगाई जाती है, तो इनके भी अलग अलग टर्म कंडीशंस होते हैं, नियम कानून होते हैं कि आप पर्यावरण के जो तौर तरीके हैं उनको आप फॉलो करेंगे। आपके कंपनी की, फैक्ट्री की, यानी आपकी इकाई का जल निकासी की व्यवस्था कैसी है, कैसे आपका पानी बाहर निकलेगा, और जो पानी निकलेगा उसको कैसे आप रीयूज कर सकते हैं। यानी अगर आपका धुएं से संबंधित कारोबार है तो आपके जो चिमनी होगी उसकी हाइट कितनी आप रखने वाले हैं। अमूमन चिमनी की हाइट आपको काफी ज्यादा रखनी पड़ सकती है। यानी जो पर्यावरण को ध्यान में रख के वो लोग अपने अपने नियम, कायदे, कानून बहुत ज्यादा जो है समझाते हैं, कहते हैं कि ऐसे से ऐसा करो। तो ये ताम झाम की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका व्यवसाय एमएसएमई के अंतर्गत है तो आपको एनजीटी से भी सपोर्ट मिलता है। यानी गवर्नमेंट का साफ साफ निर्देश होता है कि आप इन लोगों को ज्यादा परेशान ना करें। इनसे अगर थोड़ी बहुत भी औपचारिकताएं पूरी इन्होंने कर लिया है, कुछ जरूरी चीजें इन्होंने कर लिया है, तो इनको अनावश्यक रूप से जो है ज्यादा परेशान न करके इनका कारोबार को चलने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एनजीटी भी जो उसका रुख होता है वो नरम होता है एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो दोस्तों ये प्रमुख लाभ है दोस्तों, इनको आप हमेशा अच्छे से नोट कर सकते हैं और अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को बहुत ही आगे तक ले जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एमएसएमई सेक्टर है इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है, यानी इसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंसी क्यों दी जा रही गवर्नमेंट की तरफ से, इसका क्या योगदान है, इसको क्यों सरकार इतना ज्यादा बढ़ावा देना चाह रही है दोस्तों। तो आइए उसको जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जो है ये जो अपना एमएसएमई है
ये जो है अपने पूरे देश के अंदर 45% रोजगार देता है। जी हाँ, रोजगार के क्षेत्र में अकेले एमएसएमई सेक्टर जो है 45% लोगों को रोजगार प्रदान करता है, यानी रोजगार मुहैया कराता है दोस्तों। तो सबसे बड़ा फैक्ट ये है, यानी इसके इम्पोर्टेंसी का, महत्व का। और जो दोस्तों हमारा दूसरे नंबर पे है एक्सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जितना हमारे देश का टोटल एक्सपोर्ट होता है, विदेशी निर्यात होता है, यानी अपने देश में सामान बना के उसको भी जो है अन्य देशों में सप्लाई किया जाता है, तो उसको हम निर्यात बोलते हैं। और जो टोटल निर्यात होता है उसका करीब 50%, जी हाँ दोस्तों, लगभग आधा यानी 50% निर्यात अकेले एमएसएमई सेक्टर करता है। यानी ये कारोबारी करते हैं जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के आते हैं, यानी छोटे कारोबारी हैं। ये अकेले 50% में का निर्यात स्वयं करते हैं। 50% में बड़े कारोबारी यानी लार्ज उद्योग आते हैं। तो दोस्तों ये इसकी इम्पोर्टेंसी है, यानी एक्सपोर्ट भी इसका 50% होता है दोस्तों। और जो अगला है ये इसमें है उद्योग, यानी जो एमएसएमई सेक्टर के उद्योग है, पूरे देश में कुल उद्योगों का 90% है दोस्तों। जी हाँ, यानी अगर आप अपने देश में 100 उद्योग अगर आपके देश में लगे हैं तो उसमें 100 में से 90 उद्योग आपके एमएसएमई सेक्टर के हैं, यानी केवल 10% ही बड़े उद्योग की कैटेगरी वाले हैं। बाकी 90% जो उद्योग है वो अपने जो है ये एमएसएमई सेक्टर के द्वारा लगाए गए हैं। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा महत्व गवर्नमेंट इसको देती है। और इसके अंतर्गत 6,500 आइटम यानी 6,500 प्रोडक्ट को शामिल किया गया दोस्तों। तो इसलिए भी जो है गवर्नमेंट इसको प्रोत्साहन के लिए काफी प्रयासरत रहती है दोस्तों। और इसीलिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट और भी इसलिए है क्योंकि अगर कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर गड़बड़ाएगा, यानी एमएसएमई सेक्टर डूबेगा, तो बहुत ज्यादा देश को नुकसान उठाना पड़ जाएगा। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर डूबने से यहाँ पे जो 45% जो रोजगार है जो देता है, यानी 45% रोजगार ये एक खत्म हो जाएगा। अगर एमएसएमई सेक्टर डूबेगा तो 45% लोगों के रोजगार है वो छिन जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या देश के सामने उत्पन्न हो जाएगी। और जो एक्सपोर्ट है वो भी हमारा कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। अगर एमएसएमई सेक्टर डूबता है यानी नष्ट होता है तो यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट भी बिल्कुल फिर डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि 50% पूरे एक्सपोर्ट का होता है एमएसएमई सेक्टर से। और अगर एमएसएमई सेक्टर प्रभावित होता है यानी डूबता है, कोई दिक्कत होती है, तो 90% उद्योग देश के अपने बंद हो जाएंगे दोस्तों। और जो आइटम करीब 6500 यानी 6,500 प्रोडक्ट के अंतर्गत डील होती है इस एमएसएमई सेक्टर के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे तबाही देश में आ जाएगी। यानी बहुत ज्यादा सामानों की जरूरतों की, सामानों की आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो रुक जाएगी और इसके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर अफरा तफरी मच सकती है, महंगाई बढ़ सकती है दोस्तों। इसलिए विशेष रूप से एमएसएमई सेक्टर को गवर्नमेंट ध्यान देती है कि ये दिक्कतें देश के अंदर ना आने पाए। इस जो एमएसएमई सेक्टर है इसको प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए और किसी तरीके से इसको और आगे बढ़ाया जाए दोस्तों। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो इनका पूरा जीडीपी होता है, यानी जो भी आय व्यय होती है देश की, जो इकोनॉमी होती है, उस जीडीपी का जो है 10% पूरी जीडीपी का 10% इन्होंने एमएसएमई सेक्टर को दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंसी इतनी है, इसका इतना ज्यादा महत्व है, इसलिए इसको कुल जीडीपी का 10% जो है इसमें इसके लिए बजट आवंटित किया गया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। कि ये 10% का जो बजट है इसके द्वारा जो है एमएसएमई सेक्टर को और ग्रो किया जाएगा और अपने देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत अपना कारोबार चालू करिए और प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर एक आधार उद्योग जिला केंद्र होता है। आप वहां जाके इस एमएसएमई की और अच्छे से जानकारी कर सकते हैं। ऑफिस में बैठ के अधिकारियों से, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उनसे आप अच्छे से बातचीत करके इसको समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत आप फाइल बनवा के अपना पूरा प्रोजेक्ट प्लान तैयार करके व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं दोस्तों। और आपको गवर्नमेंट भी कई तरीके से आपको इसमें सपोर्ट करती है दोस्तों। आपको सन 2019-20 का टाइम याद होगा, जो इमरजेंसी टाइप का समय आ गया था अचानक, जिसको हम कोरोना काल के नाम से जानते हैं। तो उस कोरोना काल में एक बहुत ही बड़ी समस्या जो है
देश के सामने आ गई थी मास्क की सप्लाई की। मास्क, जी हाँ, जो मुंह को और नाक को कवर करता है, वो मास्क की जो होता है N95, उसकी बहुत बड़ी कमी हो गई थी दोस्तों। और पीपीई किट जो डॉक्टर लोग ऊपर से लेकर नीचे तक पहनते, सफेद ड्रेस में होता है, उसको हम पीपी किट बोलते हैं। तो इन दो आइटम की इतनी ज्यादा मारामारी हो गई थी कि बड़े पैमाने पर हमको विदेशों से इसका आयात करना पड़ गया था, यानी हमको उनको विदेशों से खरीदना पड़ गया था। इसी क्रम में जब हमारे देश ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर चाइना को दिया था कि भाई हमारे यहाँ तो पीपीई किट की और जो मास्क है उसकी बहुत बड़े पैमाने पे कमी है, आप सप्लाई कीजिए। तो जानते हो चाइना ने यहाँ पे क्या खेल किया था, बहुत ज्यादा ऑर्डर होने की वजह से वो भी सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहा था और वो बहुत ही रद्दी आइटम तक भारत को देने लग गया था। यानी बहुत ही थर्ड क्लास की जो पीपीई किट थी, N95 मास्क था, वो भारत को डिलीवर कर दिया था और अच्छे रेट पे भारत को रद्दी माल बेच दिया था। तो भारत सरकार ने जब देखा कि चाइना ने बहुत खराब प्रोडक्ट दिया है, तो उन्होंने फिर जो है अपना जो सबसे भरोसेमंद सेक्टर है MSME से अपील की गवर्नमेंट ने कि भाई आप सब लोग आके जो है इन दो प्रोडक्ट के अंदर ध्यान दीजिए, बनाइए। तो हमारे जो MSME के जो छोटे व्यवसायी थे, छोटे उद्योग स्थापित करने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर मास्क का उत्पादन किया था, पीपीई किट का उत्पादन किया था। करीब प्रतिदिन 2 लाख पीपीई किट और 2 से 4 लाख मास्क का उत्पादन प्रतिदिन अपने देश के अंदर होने लग गया था उस कोरोना काल में। तब जाके भारत सरकार ने जो रद्दी सामान दिया था चाइना ने, उसका जो वो सामान था पीपीई किट और मास्क को, उसको तुरंत जहाज में भर के, मालगाड़ी में भर के वापस चाइना को भेज दिया था कि भैया ये अपना माल लीजिए। अब हमारे यहाँ जो है, जो हमारे MSME छोटे कारोबारी हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी है, हमको आपका थर्ड क्वालिटी का माल नहीं चाहिए। और पूरा तरीके का माल चाइना ने दिया था, उसको भारत सरकार ने वापस रिटर्न चाइना भेज दिया गया था। तो उस कोरोना काल में, उस इमरजेंसी के समय में भी इस सेक्टर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। MSME सेक्टर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है इस MSME सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, इसको दिन प्रतिदिन जो है मजबूत कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो MSME सेक्टर है वो अपने देश की बैकबोन है, यानी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक तरीके से देश की वो MSME सेक्टर ही है। इसलिए सरकार इसको इतना ज्यादा बढ़ावा दे रही, प्रोत्साहन कर रही है। दोस्तों, आप सभी लोग जो है इस कारोबार को स्टार्ट करके इस MSME सेक्टर के अंतर्गत बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। पूरी जानकारी आपको जो है दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको MSME के जो भी तथ्य हैं, जो भी पॉइंट थे, स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गए होंगे। अदरवाइज कोई अगर पॉइंट रह गया है आपके माइंड में, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जो आपके कमेंट्स हैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूं और आपको MSME से जुड़ी हुई जानकारी और अच्छे से प्रदान करूं। तो दोस्तों, हमारी ये MSME के ऊपर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपके जो सारे डाउट्स थे MSME को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। सारे जो तथ्य थे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी है। अगर कहीं कोई और इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक के अंदर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके कमेंट हैं उनका बहुत ही जल्दी यानी कम समय में रिप्लाई कर सकूं दोस्तों। तो मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों। और जो भी आपके मिलने वाले लोग हैं उनके पास भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस वीडियो को भेजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।